Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This is Mridula Jangid, faculty of Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम आपकी आरोह पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 बाजार दर्शन पढ़ेंगे। बच्चों, इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। बच्चों, यह जो आपका पाठ है यह एक निबंध है और इसमें बाजार की उपयोगिता और उसकी अनुपयोगिता के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हम जानते हैं लेखक के बारे में। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे लेखक का जीवन परिचय। प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री जैनेंद्र कुमार का जन्म 1905 में अलीगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में हुई तथा उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में ग्रहण की गई। 1921 ईस्वी में गांधी जी के प्रभाव के कारण इन्होंने पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी के जीवन दर्शन का प्रभाव इनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बच्चों, इन्हें पुरस्कार मिले हैं। सन 1984 ईस्वी में इनकी साहित्य सेवा भावना के कारण इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भारत भारती सम्मान से सुशोभित किया। भारत सरकार ने इनकी साहित्य सेवाओं के कारण पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सन 1990 में ये महान साहित्य सेवी संसार से विदा हो गए। इनकी रचनाएं हैं बच्चों। जैनेंद्र कुमार जी एक कथाकार होने के साथ एक प्रमुख निबंधकार भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, जयवर्धन, मुक्तिबोध और विवर्त। कहानी संग्रह है इनका वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम, देश की राजकन्या और पाजेब। इसी तरह से इनके निबंधों का संग्रह है प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, समय और हम। इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं कि हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद जैनेंद्र जी प्रतिष्ठित कथाकार माने जाते हैं। अपने उपन्यासों व कहानियों के माध्यम से इन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया है। इनकी कहानियों में जीवन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है। इन्होंने समाज, धर्म, राजनीति, अर्थनीति, दर्शन एवं प्रेम से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अब हम इनकी देखते हैं बच्चों कि लेखक का साहित्य गांधीवादी चेतना से अत्यंत प्रभावित है, जिसका सरल और सहज उपयोग इन्होंने अपने साहित्य में किया है। इन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों जैसे कि सत्य है, अहिंसा है, आत्मसमर्पण आदि को अपनी रचनाओं में मुखर रूप से यानी प्रमुख रूप से अभिव्यक्त किया है। लेखक ने अपने समाज में फैली हुई कुरीतियों का, समाज में जो व्याप्त शोषण था, जो अत्याचार समाज में किए जाते थे, इन समस्याओं का भी इन्होंने डटकर विरोध किया है। इनकी भाषा शैली है बच्चों कि जैनेंद्र जी एक मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं। उनकी कहानियों की जो भाषा शैली है वो अत्यंत सरल है, सहज है यानी आसानी से समझ में आने योग्य है और भावों के अनुकूल है। बाजार दर्शन जैनेंद्र जी की एक विचारात्मक निबंध है। जो बाजार दर्शन इन्होंने लिखा है वह एक निबंध है जिसमें उन्होंने रोचक कथात्मक शैली का प्रयोग किया है, घटनाओं का प्रयोग किया है। लेखक ने खड़ी बोली के साथ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और साधारण बोलचाल की भाषाओं का प्रयोग किया है। तत्सम शब्दावली के साथ तद्भव शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं आपके निबंध बाजार दर्शन का पाठ का सार। बच्चों, यह जो निबंध है यह जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित निबंध है बाजार दर्शन। इसमें गहरी वैचारिकता वह साहित्य के सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। इसमें गहरी वैचारिकता मतलब विचारों की गहराई इसमें बताई गई है और साहित्य की सुलभता को यहाँ पर दिखाया गया है। यह निबंध उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की मूल अंतर वस्तु को समझाने में बेजोड़ है। उपभोक्तावाद यानी कि जो
जो लोग हैं जो खरीदारी करते हैं, क्रय विक्रय जो करते हैं, बाजार से सामान खरीदना और बेचना दोनों ही कार्य जो करते हैं, यानी कि जो खरीदार है और जो विक्रेता है, उनकी यहाँ पर जो मूल संवेदना है उनको बताया गया है। मूल रूप से जो क्रय करने वाला है, जो खरीदने वाला है, वो बाजार जाकर जो भी वस्तुएं खरीदता है तो उसके मनोभावों को और उसके प्रकारों को यहाँ पर समझाया गया है। लेखक ने इस निबंध के माध्यम से अपने परिचित एवं मित्रों से जुड़े अनुभवों को चित्रित किया है कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। बाजार का आकर्षण कितना अधिक होता है कि जब हम बाजार में जाते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और हमारा मन करता है कि उन सभी वस्तुओं को हम खरीद लें। यदि हम आवश्यकता अनुसार बाजार का सदुपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन यदि हम ज़रूरत से दूर बाजार की चमक दमक में फंस गए, उसके आकर्षण में फंस गए, तो वह असंतोष, तृष्णा यानी लालसा और ईर्ष्या से घायल होकर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इन्हीं भावों को लेखक ने अनेक प्रकार से बताने का प्रयास किया है। तो यही मूल रूप है बच्चों जो इस पाठ में बताया गया है। लेखक अपने एक मित्र की कहानी बताता है कि एक बार वे अपनी पत्नी के साथ एक मामूली सी वस्तु खरीदने के लिए बाजार गए थे, लेकिन जब वे लौटकर आए तो उनके हाथ में सामानों के बहुत से बंडल थे। लेखक के पूछने पर उन्होंने अपनी पत्नी को दोषी बताया। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने ही ये सारा सामान ले लिया है। इस समाज में असंयमी और संयमी दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो असंयमित होते हैं, जो उनका मन किया, चाहे वो वस्तु उनके आवश्यक हो या ना हो, उपयोग की हो या ना हो, वो उसे ले लेते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति संयमी भी होते हैं, उन्हें जिसकी आवश्यकता होती है वही वस्तु वह लेते हैं, बाजार से वही खरीदते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के व्यक्ति बताए गए हैं। कुछ लोग बेकार में खर्च करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी संयमी होते हैं जो पैसे जोड़ते रहते हैं तथा स्वयं को गर्वीला महसूस करते हैं। मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया और उनके पास अब टिकट के लिए भी पैसे नहीं बचे। लेखक उसे समझाता है कि वह सामान परचेजिंग के अनुपात में लेकर आया है, कि वह जो सामान है वह उसे उसी अनुपात में लेकर, खरीदारी, परचेजिंग यानी खरीदारी के अनुपात में ही लेकर आया है। लेखक कहता है कि फालतू चीज़ की खरीद का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है। हम सामान परचेज तो कर लेते हैं, यानी खरीद तो लेते हैं, लेकिन उसकी खरीदने के पीछे का कारण क्या है? वो है बाजार का आकर्षण। मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया है। वो जो बाजार की शोभा है, बाजार की जो चमक दमक है, उसे मित्र ने शैतान का जाल बताया है। यह ऐसा सजा होता है कि सबको अपने रूप जाल में यानी अपने आकर्षण में उलझा लेता है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। जितने ऊंचे ऊंचे बाजार होते हैं वह मूक रूप से केवल अपनी वस्तुओं को दिखाकर हमें आकर्षित करता है, जो प्रत्येक के हृदय में इच्छा को जगाता है। हर आदमी को कमी महसूस होती है जब भी वो बाजार में जाते हैं, वो अपने सामान देखते हैं, बहुत तरह तरह की वस्तुएं देखते हैं, तो उनको देखकर उन्हें लगता है कि यह हमारे पास नहीं है, ये वस्तु हमारे पास नहीं है, तो उन्हें कमी महसूस होती है और यह मनुष्य को असंतोष, तृष्णा यानी लालसा की और ईर्ष्या से सदा के लिए बेकार बना देती है। लेखक का दूसरा मित्र दोपहर से पहले बाजार गया तथा शाम को खाली हाथ वापस आ गया। एक दूसरे मित्र की घटना वो बता रहे हैं कि उनका एक और मित्र था जो बाजार जाता है, लेकिन वो खाली हाथ ही वापस आ जाता है। पूछने पर उन्होंने बताया कि वह सब कुछ खरीदना चाहता था, इसलिए इसी चाह में वो कुछ भी खरीद कर नहीं लाया। बाजार में जाने पर इच्छा घेर लेती है, जिससे मन में दुख प्रकट होता है। बाजार में रूप सौंदर्य का ऐसा जादू है जो आँखों के रास्ते हृदय में प्रवेश करता है और चुंबक के समान मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ पर बाजार के उसी आकर्षण को बताया गया है कि बाजार में ऐसा आकर्षण होता है। जब हम भी कभी मुख्य बाज़ारों में जाते हैं, हम देखते हैं कि चारों तरफ कितनी वस्तुएं सजी रहती है। हर दुकानदार अपनी वस्तु को कितने आकर्षक ढंग से सजा कर रखता है कि उन्हें देखकर हमारा मन उन्हें लेने को
लालायित होता है, इसीलिए कह रहे हैं कि बाजार में रूप सौंदर्य का जादू होता है। जेब भरी हो तो बाजार में जाने पर मनुष्य निर्णय ही नहीं कर पाता कि वह क्या क्या सामान खरीदे। जेब भरी होने से मतलब है बच्चों की यदि हमारे पास इतना पैसा है, पर्याप्त पैसा है कि हम किसी भी वस्तु को खरीद लें, तो मनुष्य यह निर्णय नहीं कर पाता कि वो क्या खरीदे और क्या न खरीदे। उसे सब चीज़ें खरीदने का मन करता है, परंतु जादू का असर उतरते ही मनुष्य को फैंसी चीज़ों का आकर्षण कष्टदायक प्रतीत होने लगता है। उस समय तो हमारा मन करता है कि हम ये भी ले लें, लेकिन यदि हम कभी ऐसी वस्तुओं को ले भी लेते हैं और बाद में हमें ऐसा लगता है कि हमने ये बेकार ही खरीदी, ये तो अभी हमारे लिए काम की ही नहीं है, तो तब वह जो है आकर्षण है वो कष्टदायक लगता है, तब वह दुखी हो उठता है। जादू से बचने का एकमात्र उपाय है कि बाजार जाते समय मन खाली न रखो, मन में लक्ष्य हो तो बाजार आनंद रहेगा। यदि हम कुछ निश्चित करके या कुछ भी डिसाइड करके कि हमें क्या लेना है, अगर हम ये डिसाइड करके, ये निश्चित करके यदि हम बाजार जाते हैं और केवल जो वस्तु हमें लेनी है वही हम लेते हैं, तो ये बाजार आनंद देने वाला होता है, वह आपसे कृतार्थ होगा, तभी बाजार का आपको फायदा होगा। आंखें फोड़कर मनुष्य लोभ से बच नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करके वह अपना ही अहित करता है। अगर मनुष्य देख रहा है तो बाजार ऐसी चीज़ है कि उसका लालच होता ही है, लोभ हमें आता ही है वस्तुओं को देखकर। संसार का कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, क्योंकि मनुष्य में यदि पूर्णता होती तो वह परमात्मा से अभिन्न महाशून्य बन जाता, उसे किसी भी चीज़ का कोई आकर्षण ही नहीं रहता। अतः अपूर्ण होकर ही हम मनुष्य हैं, क्योंकि हम अपूर्ण हैं, हम पूरी तरह से परिपक्व नहीं हैं, इसीलिए हम मनुष्य हैं, हम परमात्मा से भिन्न हैं। सत्य ज्ञान सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है, अतः मन की भी हमें सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है। लेखक एक चूरण बेचने वाले अपने पड़ोसी भगत के माध्यम से कहते हैं। अब वो एक और घटना यहाँ पर बता रहे हैं। एक उनके पड़ोसी हैं जो चूरण बेचने का काम करते हैं और उनका नाम है भगत। वे लंबे समय से चूरण बेच रहे हैं, लोग उन्हें चूरण के नाम से बुलाते हैं। यदि वे व्यवसाय अपनाकर चूरण बेचते, यदि जिस तरह से उनके जो चूरण हैं वो जितना लोकप्रिय है, यदि वह उसी तरह से बेचते तो अब तक वो मालामाल हो जाते। मतलब जितनी उनकी डिमांड है उस चूरण की, अगर उसी के अकॉर्डिंग वह और ज़्यादा यानी जितना हो सके उतना ज़्यादा चूरण बेचते तो अब तक काफ़ी सारा पैसा बना लाते। लेकिन उनकी विशेषता क्या थी कि वे अपना चूरण थोक व्यापारी को नहीं देते थे और न ही पेशगी ऑर्डर लेते थे, मतलब एडवांस में भी नहीं बनाते थे, एडवांस में कोई ऑर्डर भी नहीं लेते थे। केवल 6 आने की कमाई होने पर बाकी चूरण बच्चों को मुफ्त में बांट देते थे। उन्होंने निर्णय कर रखा था, निश्चित कर रखा था कि उन्हें एक दिन में सिर्फ 6 आने का चूरण बेचना है, उसके बाद जो भी चूरण उनके पास बचता था वो उसे मुफ्त में ही लोगों को दे दिया करते थे। लेखक बताते हैं कि इस सेठ भगत पर बाजार का जादू थोड़ा सा भी नहीं चलता। वे निरक्षर हैं तथा बड़ी बड़ी बातें जानते नहीं थे। वे जादू से दूर, पैसे से निर्मोही बन मस्ती में अपना कार्य करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों का और अधिक पैसे कमाने का कोई लालच नहीं है। उन्हें पैसों से कोई मोह नहीं था, वो सिर्फ मस्ती के में अपना काम, अपनी मस्ती में मग्न होकर अपना कार्य करते रहते थे। पैसे में व्यंग शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है, वह अपने जन्म तक को कोसता है। लेकिन लेखक के मन में भी आता है कि उसने भी मोटर वाले माँ बाप के यहाँ जन्म क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें जितना भी मिले हमें वो कम ही लगता है। परंतु यह व्यंग चूरण वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। जब हम इन भगत जी की घटना पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उन पर ये सभी बातों का कोई असर नहीं होता, बाजार का भी उन पर कोई असर नहीं होता। एक बार भगत जी लेखक को बाजार चौक में मिले। बाजार चौक जो बाजार का स्थान है वहाँ मिलते हैं। बाजार पूरा सजा हुआ था, लेकिन उसका आकर्षण
भगत जी के मन को भेद नहीं सका। जो बाजार का आकर्षण था वो भगत जी के मन में नहीं पहुंच सका। उन्हें केवल अपनी ज़रूरत की चीज़ों से मतलब था। वे रास्ते के बड़े फैंसी स्टोरों को छोड़कर पंसारी की दुकान यानी किराने की दुकान से अपने काम की चीज़ों को लेकर चल पड़ते हैं। वो पंसारी की दुकान से जो चीज़ खरीदने आते हैं केवल वो वह चीज़ लेते हैं और वापस चल पड़ते हैं। उनके लिए चांदनी चौक का आमंत्रण व्यर्थ यानी बेकार दिखाई देता है। क्यों बेकार दिखाई देता है? क्योंकि चांदनी चौक जो दिल्ली का बहुत ही प्रमुख बाजार है, वहाँ पर हर तरह के साजो सज्जा से दुकानें सजी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आकर्षण हैं, लेकिन कोई भी दुकानें उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती। उनका जो लक्ष्य था यानी जो उन्हें लेना था वह केवल वही लेते हैं, बाकी उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। तो इसीलिए उस बाजार का आमंत्रण उनके लिए व्यर्थ रहता है, क्योंकि अपना सामान खरीदने के बाद सारा बाजार उनके लिए व्यर्थ हो जाता है। लेखक अंत में स्पष्ट करता है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है, यानी बाजार उन्हीं व्यक्तियों के लिए सही है, सार्थक है जो अपनी ज़रूरत को पहचानता है, जिसे ये पता हो कि उसे क्या लेना है और क्या उसके लिए आवश्यक है, वो वही चीज़ लेता हो। परंतु जो अपनी इच्छाओं को न जानते वे तो अपनी परचेजिंग पावर के बल पर अपने धन से केवल एक विनाशक और व्यंग शक्ति ही बाजार को देते हैं। बच्चों ये लाइन आप अपनी बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नहीं पहचानते वह केवल अपनी परचेजिंग पावर यानी अपनी खरीदने की पावर, खरीदने की शक्ति के बल पर अपने धन से कुछ भी जो भी वो ले सकते हैं सब कुछ खरीद लेते हैं, जो कि उनके लिए आवश्यक भी नहीं होता। इस तरह वह बाजार में विनाशक और व्यंग शक्ति को ही भर देते हैं। ऐसे मनुष्य न तो बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं और न बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। ऐसे लोग सद्भाव के हास में केवल कोरे ग्राहक का व्यवहार करते हैं, यानी यह सद्भाव का नाश करते हैं और केवल ग्राहक बने रहते हैं, लेकिन इससे न तो वो स्वयं को फायदा देते हैं न ही वो बाजार को फायदा पहुंचाते हैं। सद्भाव से हीन बाजार मानवता के लिए एक विडंबना है और ऐसे बाजार का अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र लेखक के द्वारा बताया गया है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको बाजार दर्शन पाठ का जो सार है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।